नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे चुनाव जैसे जैसे आते हैं ऐसे शब्दों के बाण भी और तीखे, सटीक और कहें कि मौके पर जैसे वार करने वाले हो, योद्धा चूक नहीं रहे हैं। अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने कहा है कि 72,000 रुपए न्यूनतम आय की गारंटी जो राहुल गांधी ने दी है, जो मैनिफेस्टो में शामिल भी होना है, एआईसीसी की बैठक में इसे तय कर लिया गया है। बीजेपी बौखला गई है इससे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रंगमंच के अकेले एक ऐसे हीरो हैं जो कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते हैं, वो चाहे सेना के शौर्य की बात हो या फिर वैज्ञानिकों के विजन की बात हो। चले मैं आपको मजमून दिखाऊंगा आज का, और उसके बाद में हम लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास में। हमारे साथ समीक्षक के रूप में राजेंद्र शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता विक्रम सैनी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी सुधांशु सारस्वत हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। एक बार मजमून देखिए, फिर आते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलेबाज पार्टी है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन राहुल गांधी ने जो 6,000 रुपए देने का वादा किया है वो जरूर पूरा होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर भी निशाना साधा। साथ ही यह विश्वास भी दिलाया कि वर्तमान प्रदेश सरकार अपने वादों को जरूर पूरा करेगी। चुनाव जीतने से इनको मतलब है, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए लुटा रही है, लोगों को पैसा लुटा रही है और भ्रम पैदा करते हैं। महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कांग्रेस लुटा रही है हमारे पैसे को चुनाव जीतने के लिए, जबकि हो उल्टा रहा है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करते हैं और गरीब को न्याय देने में अड़चन पैदा करते हैं। इधर भाजपा ने भी अशोक गहलोत सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा ने सरकार के खिलाफ जन आरोप पत्र तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी से यू टर्न लिया है। कांग्रेस सरकार ने केवल किसान को ठगा और गुमराह किया है। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार जब से आई है राज्य में अपराध बढ़े हैं और तबादलों को उद्योग बना लिया है। आज 100 दिन का कालखंड अपने आप में कहता है कि पूरी तरह से उन वादों के विपरीत आचरण रहा है, काम रहा है और आम जन आज पूरी तरह से त्रस्त सरकार से नजर आ रहा है। मैं कह सकता हूं कि 3 माह के कालखंड में पूरे इस 100 दिन के समय में जबरदस्त एंटी इनकमेंसी बनी है। बीजेपी पे तो इस तरीके के आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि जुमलों की पार्टी तो कांग्रेस ने 55 वर्षों तक राज किया, उसका जवाब जनता मांगती है। हमने तो 18 वर्ष अवसर मिला और उसमें पहली बार अटल जी से लेके मोदी जी तक जो बुनियादी विकास शुरू हुआ, वो मुझे लगता है कि राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता इसका फैसला करेगी कि जुमलों की पार्टी कौन है। भारत में चुनाव की युद्ध भूमि के हथियार आरोप प्रत्यारोप ही होते हैं और राजनीतिक पार्टियां इनमें सिद्धहस्त है। भाजपा कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही हमलावर दिखाई दी है। कांग्रेस की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव से पहले जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि दोनों पार्टियां जनता के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती है। लेकिन असल मजबूती तो लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन दिखेगी और यह साबित हो जाएगा कि आखिर किसके आरोप चुनावी जीत दिलाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा एक दूसरे पर किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे की तरफ जुमलों का आईना दिखाया जा रहा है कि जुमलेकार वो हैं। जुल्फकार तो मैंने सुना है, जुमलेकार भी अब एक नया शब्द जुड़ा है और कई बातें ऐसी सामने आ रही है कि वो उसके बारे में कहते हैं कि बीजेपी हितैषी नहीं है, समाज की नहीं है, भ्रष्ट पार्टी है, या किसान, गरीब, बेरोजगार इनका ख्याल नहीं रखा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने नहीं रखा। खैर चलिए, इसका आज हम चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, इलेक्शन नजदीक है, डेट अनाउंस हो चुके हैं। अब तो नामांकन का दौर, एक चरण का पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है, दूसरे चरण का शुरू हो चुका है, नामांकन का काम तीसरे का भी शुरू हो चुका है। लेकिन बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में जिस तरह से बयानों की बौछार, कोई भी अवसर कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कोई मंच हो, चाहे मीडिया के सामने बात करने का अवसर हो, और आने वाले दिनों में जब सभाएं होंगी तो और तलखी आएगी। पहली मर्तबा नहीं है
लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि झूठ का आधार है कि इस चुनाव में काफी देखने को मिल रहा है। ये मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन राजनीतिक दलों को महसूस हो रहा है कि वो झूठ बोलते हैं या जुमलों की बौछार करते हैं। आखिर कौन कर रहा है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस चुनाव में ये बात सामने आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, जो 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर 2 चरणों के तो लगभग नामांकन का काम पूरा हो चुका है। बाकी और नाम वापसी का बचा है बाकी, और तीसरे चरण के भी नामांकन अब शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, और राजस्थान के भी अब जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि राजस्थान का चौथे चरण और 5वें चरण के मतदान वो होना है नामांकन अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में अपने आप में होने हैं चुनाव। तो देखिए बात यह है कि जब चुनाव लोकसभा के लिए हो रहे हैं, पहली चीज तो ये कि राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति कोई अपनी ये मान के चले कि कोई सन्यासी बनकर क्या कुछ इस तरह से आ रहा हो तो वो बात अपनी सोचना बिल्कुल बेमानी है। नंबर जो पिछले कुछ वर्षों से जो चुनाव की धारणाएं बनी है और जिस तरह की चुनाव प्रचार के अभियान चले हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का हो, और या चाहे यहाँ तक कि पंचायत तक लेवल का हो, तो अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब अपन यदि नैतिकता की बात राजनीति में करें तो लगभग वो दूर की कौड़ी है। इसलिए देखिए, जितने नजदीक चुनाव मतदान का दिन जितना नजदीक आएगा, उस दिन नए नए भाषणबाजी होंगे, नए नए वक्तव्य आएंगे, नए नए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, नए नए इश्यूज होंगे। क्योंकि अब वो जमाना गया कि जब आपने क्या विकास कार्य कराया है, आप जनता के लिए क्या करने जा रहे हो, वो चीजें नहीं। अब तो ये कि आप क्या देने जा रहे हो और आप अपनी बात को किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखा सकते हो, इसी के आधार पर चुनाव जीते जा सकते हैं, और वो स्थिति आ गई है। इसलिए इन स्थितियों को हमको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। उसके बाद उसके आधार पे जनता को निर्णय करना होगा कि वो किसको वोट दे या नहीं दे, क्योंकि ये बातें तो लगातार चलती रहेगी। इनसे आप देखें आए दिन, अब दिन प्रतिदिन इनमें और तलखी आएगी और तेजी आएगी और नई नई चीजें उभर करके आएगी जी। इसलिए इसको अस्वीकार नहीं। चलिए विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत ने 2-3 बातें आज बड़ी कही है कि एक तो बीजेपी बौखला गई है कि 72,000 रुपए न्यूनतम आय की जो गारंटी दी जा रही है उससे, और दूसरा उन्होंने एक डाउट और किया है कि यह चुनाव देश के लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जब पूछा गया कि महत्वपूर्ण तो हर चुनाव होता है, तो उनका कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जरूरी भी नहीं है आगे लोकतंत्र बचा रहे कि चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। देखिए साहब, किसान परेशान, युवा हैरान, बीमार परेशान, महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर महान, ये गाथा है कांग्रेस के 100 दिन की, और ये राजस्थान को जो कांग्रेस से मिला है ये उनके 100 दिन का इतिहास है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो कहा है कि जुमलों के ऊपर बोला है, तो जुमलों की शुरुआत तो 1947 में कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन शुरू कर दी थी जिस दिन गरीबी हटाओ के नारे के साथ वो आए थे, और ये नारा 1947 से लेके और 2013 तक भी कांग्रेस पार्टी का मूल नारा और मूल आधार ही ये बना रहा था। जिस पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगाई हो और वो पार्टी लोकतंत्र की बात करती हो, ये अपने आप में एक बहुत हास्यास्पद विषय है। पूरे हिंदुस्तान जानता है कि किस तरह से लोकतंत्र को कृत्रिम रूप से इंदिरा गांधी जी ने बंधक बना लिया था, और उसके बाद भी अशोक गहलोत जी कौन से उसकी बात करते हैं, ये समझ से परे की बात है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विकास के कार्य किए हैं, कांग्रेस को लगता है कि ये सब जुल्म हैं, और क्योंकि इतने विकास के कार्य, इस तरह के विकास कार्य हो नहीं सकते। जिस देश के अंदर बालिकाएं सिर्फ इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाती थी क्योंकि स्कूल में शौचालय नहीं होते थे, घर वाले स्कूल शिक्षा छुड़ा लेते थे, वहीं 7 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर जो नरेंद्र मोदी जी ने बालिकाओं के लिए किया, जहां पर माताएं बहनें खाना बनाते समय धुएं से परेशान रहती थी, बीमारियों से ग्रसित रहती थी, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में वो गैस चूल्हा पहुंचाया। जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। तो अनेक ऐसे काम थे जो भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए। तो कांग्रेस पार्टी को ये लगना स्वाभाविक है कि जुमले कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान के 125 करोड़ लोग अच्छी तरह से जानते हैं और भली भांति समझ रहे हैं। चलिए आरसी चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस एक बड़ा हमला कर रही है बीजेपी पे कि ये चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये संदेह क्यों आ रहा है कि राहुल गांधी से लेकर नीचे तक ये बात कहते हैं कार्यकर्ता कि पता नहीं आगे चुनाव अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो होंगे भी कि नहीं होंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? ये वजह निश्चित रूप से इस देश के अंदर देश क्या है, आखिर देश क्या है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है क्या? वही इस मुल्क को चलाने के लिए इसके जो संवैधानिक संस्थान है, जो धर्म, मजहब, जाति, सरकारें, पार्टी, दल, इनसे उकड़ के इस 130 करोड़ जो इस मुल्क की आबादी है उसके हक और हकूक की बात करते हैं।
और ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा, जो उन्नाव से सांसद आते हैं उन्होंने कहा कि ये चुनाव अंतिम करो या मरो का चुनाव है, इसके बाद में इस देश के अंदर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वो कह रहे हैं 50 साल चुनाव नहीं होने को जाएंगे। आखिर ये मुल्क के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर्व पे आपको अपनी परफॉर्मेंस, आपने अपने किए हुए काम का लेखा जोखा देना होता है। हम इस आधार पे कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, जब ईवीएम की जो वीवीपैट की जो काउंटिंग थी उसको लेके कहा, उन्होंने कहा किसी भी संवैधानिक संस्थान का दायित्व बनता है कि वो जनता के हित में दिए हुए सुझाव को अमल में लाए और वो अपनी इंटीग्रिटी को बढ़ाए। आज से पहले 8 चुनाव आयुक्त आके और उसके संदेह पे करते हैं कि इसकी साख गिरी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस इस देश की जनता में मीडिया के सामने आके, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने आके अपील करते हैं देश की जनता से कि हम पद पे रहते हुए इसलिए बोल रहे हैं कि कल को हट जाएंगे तब ये कहेंगे ये नहीं मिला था, इसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। छोटा सा सवाल है, आप जो कह रहे हैं उसी के ऊपर, लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि यही तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कम से कम आजादी है किसी को भी बोलने की, हमने कांग्रेस की तरह संस्थाओं को दबाया नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है, खुल करके बात कर सकते हैं। फ्रीडम तब होती जब सब कुछ ठीक चलता हुआ था। वो आके कह रहे हैं कि न्यायालय के अंदर, इस देश का जो सबसे बड़ा जहां न्याय का मंदिर है, जहां देश की 132 करोड़ आबादी ये सोचती है कि यहां मेरे साथ में जस्टिस होगा, अगर वहां पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनकी सरकार के हिसाब से ये तय हो रहे हैं कि कौन सा मुकदमा कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। राष्ट्रीय जो पद्धति थी उसको लेकर जो पर्सन उठाए वो देश की जनता के सामने आकर अपील किया। इसलिए देश की जनता है वो देश की जनता है वो सिरोधारी है और वही सब चीजें तय करती है। आज से पहले इस आजाद मुल्क के अंदर कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को आके बाहर कहना पड़े। सीबीआई को हमने ये देखा था कि सीबीआई जहां पे लोगों की जाके रेड मारती है, लेकिन सीबीआई पे रेड, सीबीआई के ऑफिस में रात की 1:30 बजे सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार देखी। ईडी जब चंद्रा कोचर की जब छापा मारती है तब देश के वित्त मंत्री वो इलाज के लिए अमेरिका में होते हैं, लेकिन वहां से कहते हैं ये एडवेंचरियम इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब ये एडवेंचरिज्म कर रहा है। जब ईडी दूसरों पे, दुश्मनों पे आप करो, अपने विरोधियों पे करो, तमाम जो ईडी की जो जांचें की, जो सीबीआई की जो आपने रेड की, उसके अंदर 5 साल के अंदर आपको अपने सत्तारूढ़ दल का या किसी एनडीए घटक दल का एक भी नेता नहीं मिला। अगर हमारे समय पे अगर कहीं पे कोई घोटाला उजागर हुआ तो उसकी जांच किसने दी? हमने दी। 2G स्कीम की जो आप बात करते हैं वो किसने दी? हमने दी। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्यों लगता है चंद्रा कोचर पे गई और वही ईडी पे जब दोबारा जांच करती है और ये कहती है कि जो इनका जो धन है, रिश्वत का धन है, वो विदेशों के अंदर चला गया, काले धन के अंदर कन्वर्ट हो गया। देश की जनता से जो वादे किए थे 100 दिन के अंदर हम काला धन लेके आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम जो देश की जनता से जो कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, किसान की, सबके हर वर्ग की कही थी, देश की जनता के हर वर्ग में वो गूंज रही है। लेकिन एक सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है, आपने सुना अभी, किसान परेशान, जो अभी 4 उन्होंने बताया, किसान, बेरोजगार, युवा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जुमले हैं, शब्द हैं। आज 100 दिन का लेखा जो की बात करें और 5 साल बीत गए उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम आज केंद्र सरकार के मूल्यों की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार के यहां से 25 सांसद जीत के गए। राजस्थान के बारे में अगर ये कहते कि रिफाइनरी 5 साल तक आपने क्यों रोके रखी, क्यों आपने अजमेर से लेके जो टोंक सवाई माधोपुर की रेल परियोजना रोके रखी, क्यों आपने भीलवाड़ा की मेमो कोच की जो परियोजना है वो रोके रखी, क्यों आपने रतलाम से डूंगरपुर की जो रेल परियोजना है वो रोके रखी, क्यों मेट्रो का फेज 2 भी जिस पे जाना चाहिए था वो रोके रखी, तमाम जो चीजें हैं वो आखिर क्यों रोके रखी। आपने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का देश के प्रधानमंत्री ने 2 बार जिक्र किया, आज तक उस योजना को मंजूरी क्यों नहीं दी? छोड़ दीजिए, और अब तक प्रकृति ने जब हमारे साथ में अन्याय किया, जब गुजरात के जिलों में बाढ़ आई और राजस्थान के जब 4 जिले बाढ़ग्रस्त थे और पथमेड़ा की गौशाला की पूरी गायें उस पानी के अंदर बह गई थी, उस दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उन गायों की, उन लोगों के बीच में पैदल घूम रहे थे। वहां पे देश के प्रधानमंत्री से राज्य की, सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए हमें आपात राहत दीजिए ताकि हम जनजीवन को अस्त व्यस्त से सुचारू कर सकें। नहीं दिया, लेकिन गुजरात में चुनाव थे, वहां पे गया और 500 करोड़ को दिया। आखिर प्रदेश की जनता ने 25 के 25 सांसद जिता के दिए। आज इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सामने ये कहने का हक नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी कि राज्य को एक सौगात दियो। राज्य जो अग्रणी, हिंदुस्तान के राज्यों में अग्रणी स्थान पे होना चाहिए था, उस राज्य को पिछड़ दिया। और जहां पे ये राज्य जो वापस लौट रहा हूं आपके पास में, मैं सुधांशु हमारे साथ में जुटे हुए हैं। सुधांशु, बयानों की बौछार कोई पहली बार नहीं हो रही है, हमेशा ऐसा ही होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं, लेकिन अब की बार एक दूसरे पे झूठ बोलने का आरोप जरूर लग रहा है। कोई तो सहारा ले रहा है इसका,
क्या वास्तव में, या फिर केवल बस एक चुनावी जुमला कहें इसे कि झूठ में भी कि नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा और बिल्कुल सही है, तो चुनावी एक स्टंट, अगर ये सब चीजें नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल, देखिए कि जब चुनाव आते हैं, चुनावी मौसम आता है, उस तरह आप मान के चलिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे के विरोध में बात करना, ये तेज हो जाता है। ये जो इस तरह की कार्रवाई तेज हो जाती है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कभी राजनीति की डिक्शनरी लिखी जाएगी राजनीति की शब्दों की, तो उसमें 2 नए शब्द और जुड़ेंगे, जुमलेबाज और चौकीदार, ये शब्द भी इसमें जोड़े जाएंगे। आप ये देखिए कि राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी, ये इस पूरे चुनाव में आप देखिए असल मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। मुद्दे कैसे बात की जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दे छेड़े जा रहे हैं जिससे जनता भ्रमित हो रही है। इस असल मुद्दे पर बात करिए। आप गरीबी के स्तर पर बात करें, आप भ्रष्टाचार के स्तर पर बात करें, आप काले धन के स्तर पर बात करें, बेरोजगारी पर आप बात करें, आप उस तरह आप अपने देश को बात देखते हैं कि ये अक्सर राजनीतिक दल कहते हैं कि 2020 या 2024 के एक टारगेट देते हैं कि हमारा देश विकसित देश कि उसमें श्रेणी में आ जाएगा। आप ये देखिए, आप विकसित देश की श्रेणी में बात करते हैं, आपकी जो एजुकेशन का जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों की जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है, वो तो कहां स्थिति है। लोग मारे फिर रहे हैं, अस्पतालों में नीचे सोते हैं, आज भी अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, इस सरकारी स्कूलों की हालत खराब रहती है। तो इस पर कोई गंभीरता से बात नहीं कर रहा है। ये केवल असल तो बात यह है सर कि योगेंद्र जी की ये दोनों ही दल जुमलेबाजी के अंदर आ गए और ये लगता है कोई तो जुमलेबाजी कर रहा है, ये तो माना जाना चाहिए। देश ऐसे ही चलता रहेगा, ये बड़ी क्योंकि एक दूसरे पे जुमलेबाजी की बात की जा रही है कि वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो कोई तो जुमलेबाजी कर रहा है, या जो बातें जुमलों में कही जा रही है वही सिर्फ जुमलेबाजी मानी जाए? देखिए, जुमले जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है, अगर वो अपनी कोई बात, अपनी कोई योजना बता रही, आप देखिए एक उदाहरण के तौर पे 15 लाख रुपए वाली जब बात थी, तो उसको जब उसके पीछे पड़ा गया, उसके मीडिया ने भी पीछे पूछा या लोगों के भी सोशल मीडिया पे भी चलने लगा, तो बीजेपी की तरफ से आएगी नहीं, तो ये तो जुमलेबाज, ये तो एक जुमला था, एक जुमला फेंका गया था 15 लाख रुपए का। अब अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम 72,000 रुपए हर साल देंगे, 6,000 रुपए हर महीने देंगे, तो बीजेपी कहती है कि ये जुमला है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि ये जो देश की जनता है, ये केवल और केवल राइट, बिल्कुल, हम जो बात कहते हैं उसको कैसे भी अस्वीकार। और अगर वास्तव में, ये बिल्कुल सही कहा आपने सुधांशु, और यही बात है कि अगर यही जुमलेबाजी परवान चढ़ती रही, हकीकत से हम आसमान में यूं ही उड़ते रहे, तो मुझे लगता है कि भरोसा जरूर टूटने लगेगा लोगों का। शायद यही बड़ी जुमलेबाजी है। मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र जी, जुमलेबाजी कोई भी करता हो, लेकिन जनता का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। कई बार यह भी कहा जाता है कि बेशक ये चुनाव जीत गए हों, लेकिन हकीकत से कोसों दूर हैं चीजें। हो सकता है उसमें फायदा भी मिल जाता हो, लेकिन जनता एक भरोसा जो होता है, वास्तव में अगर वो भरोसा जुमले में तब्दील हो गया तो इसके कुछ परिणाम अलग आ सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, 2 बातें बड़ी साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पिछले 8-10 साल का जो चुनावी परिदृश्य हमारे देश में आया है, उसके अंदर इस तरह की चीजों को आप नकार नहीं सकते। जुमलेबाजी चलेगी, घोषणाएं होगी, ये जो लालच दिए जाएंगे, दूसरी चीजें होगी, क्योंकि काफी कुछ दक्षिण से आकर के इधर नॉर्थ में भी आ गई है वो चीजें, तो इन चीजों को तो आप नकार नहीं सकते। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, वो महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है कि ठीक है, आप जुमलेबाजी दोनों दल, कोई सा भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, या XYZ कोई सा भी दल हो, कितनी भी जुमलेबाजी करे, कितनी भी घोषणाएं करें, कुछ भी करें, पर जिस वक्त चुनाव का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो आप सरकार बना लेते हैं, उस सरकार बनाने के बाद में जो आपके पास 4 साल, 4.5 साल या 5 साल का जो टाइम है, उस टाइम को यदि आपने जुमलेबाजी में खराब किया, तो वो देश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उस टाइम पे तो फिर आपको कमिटेड होकर के जनता की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो विपक्षी दल हो चाहे सत्ता दल हो। एक दूसरे की खींचतान और उल्टी सीधी बातें करने से उससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको चुनाव जीतना है तो आप जो भी कुछ करोगे जनता को सहना है, जनता सहेगी इस चीज को, पर कम से कम चुनाव जीतने के बाद भी यदि हम अपनी स्थिति सुधार ले, अपनी आदतें सुधार ले, अपन इन राजनीतिक जो स्वार्थ है उससे ऊपर उठ जाए, देश हित हो जाए, तो बहुत बड़ी चीज होगी। देश हित में ये बात तो सही है, और मैं तभी भी भरोसा करता हूं कि कोई भी सरकार बने या राजनीतिक दल देश हित को ध्यान में रखते होंगे, निश्चित रूप से रखते हैं, रखना भी चाहिए। लेकिन यहां पे जो एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये आता है कि विनिंग फैक्टर यानी कि जीत सबसे महत्वपूर्ण है। वो साम दाम दंड भेद ये राजनीति के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही।
तो ये जब चीजें अब घर करने लग गई है कि कुछ भी हो जीतना जरूरी है, चाहे वो दागी हो चाहे बागी हो, कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी पासा फेंकना पड़े, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। तो ये जब पहले भी था चुनाव, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैजिक नंबर छूना बहुत जरूरी है। अगर आपको सत्ता में आना है तो वोटिंग परसेंटेज भी मायने नहीं रखती है आजकल तो संख्या बल होना चाहिए आपसे। पहले दिन से ये खैर वो लोकतंत्र में एक अधिकार भी दिया हुआ है, लेकिन विनिंग फैक्टरी जब जेहन में उतरने लग जाएगा तो इसमें कोई आइडियोलॉजी हो, चाहे आपके जुमलेबाजी हो, चाहे हकीकत हो, सब चीजें दूर हो जाएंगी। देखिए इसके साथ आप एक दूसरी चीज जो राजनीतिक परिदृश्य में जो तेजी से बदलाव है उसको भी आप देखिए। एक टाइम था जब इमरजेंसी के जस्ट बाद के अंदर ये जो भी था भजनलाल के टाइम पे जो आया राम गया राम की संस्कृति हरियाणा में चालू, हरियाणा में थे एक नेता आए थे वो थी, वो शायद 48 घंटे में 2 बार या 3 बार पार्टी चेंज की उन्होंने। वो स्थिति अब पूरे देश के अंदर होने लग गई। गौराम चौधरी थे कैसे कुछ नाम था। अब आज देखिए, आज जो व्यक्ति ये कहते हो कि साहब मैं कमिटेड कांग्रेस पार्टी का रहा हूं या बीजेपी का रहा हूं या आरएसएस का रहा हूं या XYZ तीसरी चीजें, उस व्यक्ति की प्रतिबद्धता कुछ चंद घंटों के अंदर ही कहां बदल जाएगी, क्या होगा, उसके सारे जीवन की प्रतिबद्धता बदल जाएगी, वो स्थिति आ गई। तो जब हमारी जो मॉरल फैक्टर है जो इतना गिर गया, हम इस स्तर तक आ गए कि हमारे सामने सिर्फ एक चीज है जो जैसे अर्जुन के मछली की आंख वाला की साहब हमको तो सीट जीतनी है, एनकेन प्रकार में जीतनी है, और उसके लिए हम चाहे इस दल में रहे, चाहे जो हमारे जिसका हम लगातार विरोध कर रहे थे उसमें रहे, उसमें चले जाए तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये चीजें प्रतिबद्धता सारी खत्म हो गई है, सारी चीजें खत्म हो गई है, तो उस स्थिति के अंदर आप बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरे चुनावों की बात करो, साफ सुथरे बिना जुमलेबाजी की चुनावों की बात करो, बिना किसी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात करो, तो बेईमानी है। इसलिए मैं उसी बात पे जोर देना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद में तो कम से कम साफ सुथरे अपना धर्म निभाया जाना चाहिए। अभी लग रहा है आपको कि वो धर्म भी निभाया जाता है? देखिए सरकारें कुछ तो करती हैं, लेकिन जनता को जो भरोसा दिलाया जाता है उसके आसपास होती है। देखिए यदि वो चीजें होती तो आज जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो नहीं लगते, नंबर 1। नंबर 2 ये बात देखिए, आप मेरे को ख्याल आ रहा है भैरव सिंह जी के टाइम पे जो पहला अंत्योदय वाली जो योजना आई थी उस टाइम के आसपास की बात है, उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ था फिर बीजेपी को कम सीटें मिली थी। तो एक बार किसी राजनीतिक विश्लेषक ने ये कहा था और बहुत गंभीरता से उसे विचार करने के बाद में कहा था कि यदि हम जो सिस्टम है उस सिस्टम को यदि बिल्कुल सिस्टमाइज कर ले, ये करते हैं कि साहब आपकी इतनी जनसंख्या पे स्कूल खुलेगा, इतनी जनसंख्या पे सड़क बनेगी, या जो भी चीजें, ये सब चीजें कर लोगे तो आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फिर जनता ये समझती है कि ये तो हमारा अधिकार है। उस स्थिति के अंदर वो किसी भी दल कोई भी काम करे उसको मानने को तैयार नहीं होती, वो दल आगे चुनाव में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन चीजों को तो उसी टाइम पे सोच लिया गया था कि इन चीजों के विकास के आधार पे, इन चीजों जनता का काम करने के आधार पे आप आगे चुनाव जीत करके नहीं आ सकते। इसलिए इन चीजों को तो आपको बिल्कुल। सुधांशु, एक बात आपने छेड़ी थी कि हमारे यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अभी अशोक गहलोत को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही है कि हमने हार्ट, किडनी और कैंसर जो गंभीर डिजीज हैं उनकी कुछ दवाओं में हमने काफी राहत दी है, और हम इस पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो भारी भरकम खर्चा है वो जनता के सिर पर ना पड़े। और ये अभी तो SMS हॉस्पिटल में चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और ये सभी जिलों में हम लेकर के जाना चाह रहे हैं। और RT के लेकर के भी कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि पिछली बार जब यूपीए गवर्नमेंट और अशोक गहलोत का जो कार्यकाल था, हमने एक आम जनता को अधिकार के युग का सूत्रपात किया था हमने, कि वहां पे चाहे राइट टू एजुकेशन हो, आपके रोजगार गारंटी योजना जिसको नरेगा कहते हैं, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए हैं। और काम की बिल्कुल आप जैसे काम का डिस्पोजल होना चाहिए सरकारी दफ्तरों में, उसकी हमने गारंटी दी। तो कुछ ऐसी चीजें लेकर के आए हैं जिसका आज भी जिक्र किया उन्होंने, और एजुकेशन और ये हमारी प्राथमिकता में है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ दिख रहा है अभी? देखिए अभी तो सरकार ने अपने 100 दिन पूरे किए हैं। ये जो योजनाएं आप बता रहे हैं 2000, आप देखिए कि इस तरह की योजनाएं 2019 में जब इनका जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि हम कितना लेट चल रहे हैं, हम चीजों को कितना लेट सोचने लगे हैं। राजनीतिक दल कब शुरू होनी चाहिए थी। अभी ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सरकार इनको एकदम से इंप्लीमेंट बहुत अच्छा करती जा रही है। अभी जब धीरे धीरे इन योजनाओं का फैलाव होगा राज्य में, ये फैलेंगी, अलग अलग जिलों तक पहुंचेंगी, और फिर इनकी मॉनिटरिंग, सबसे बड़ी मुद्दा ही मॉनिटरिंग का है कि सरकार के जो आला कमान जो होते हैं वो या मुख्यमंत्री हैं वो एक योजना का ऐलान करते हैं, और जब उस योजना की मॉनिटरिंग नहीं होती। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको
भामाशाह योजना में लोगों को फायदा मिला होगा निश्चित रूप से, लेकिन मैंने खुद देखा हुआ है कि भामाशाह योजना में लोगों को फायदा नहीं भी मिला। लोग अस्पताल में इस बात की गुहार कर रहे हैं। मैं आपके पास में लौटूंगा, मैं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद मैं जल्द लौट रहा हूं आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों की आक्रामकता और तीखी हो रही है। मसलन आपने ये काम किया, हमने ये किया, आपने ये नहीं किया, हमने किया, कुछ इस टाइप की बातें। लेकिन एक बड़ी जो बात निकल करके आती हुई है जुमलों की। जुमलों का सीधा अर्थ है, आज आम पब्लिक भी जानना चाहती है कि नेताजी भाषण देके गए, जो सच्चाई है कि जुमला है। जुमला मतलब सच्चाई से थोड़ा सा दूर, मेरी नजर में कि थोड़ा तो आसपास बोलते ही होंगे, लेकिन कायदे से आम जनता ये कहती है कि जुमला फेंका, इसका मतलब कुछ भी नहीं है वहां लेना देना। लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत तो कहीं आसपास होगा, क्योंकि रेस्पेक्ट राजनीतिक दलों का रहना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जुमला तो जुमला ही है। चलिए, मैं सुधांशु के पास में था। सुधांशु, आरटी राइट टू एजुकेशन और अब राइट टू हेल्थ के ऊपर सरकार जा रही है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए कि वास्तव में उस दिशा में काम हो रहा है कि इसे जुमला माना जाए? देखिए, आरटीई बनाया और राइट टू हेल्थ की आप बात कर रहे हैं। आरटीई में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने देखा है कि बहुत से स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, छोटे बड़े हर तरीके के, उसमें बच्चे, उनको एडमिशन मिल रहा है उन बच्चों को जो शायद वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप बात करते हैं, बहुत से ऐसे बड़े स्कूल हैं जो कि उस आरटीई को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, सिरे से खारिज करते हैं, और सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब राइट टू हेल्थ की बात कर लेते हैं। राइट टू हेल्थ जब मैं मान सकता हूं कि इस देश में लागू हो सकता है, केवल आयुष्मान योजना है, इसकी योजना बनाने से नहीं, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपको हॉस्पिटल्स बढ़ाने होंगे। कुल मिला के आप हर बार एक बजट जारी करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य का बजट ये है, आपको सबसे ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर बजट देना पड़ेगा, तब जाके आप जो बेसिक चीज है, लोगों की बेसिक चीज यही है। आज की तारीख में एक नॉर्मल आमदनी का आदमी वो इसी चीज से परेशान है कि उसका पढ़ाई में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। उसका अगर उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो समझ जाइए कि वो खून के आंसू होता है। उसके बाद वो उसके पास ना अपने पैसे होते हैं ठीक कराने के खुद को, और ना उनका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। यहां सरकारों को फोकस करना होगा। वो विकसित देश की बात करते हैं, वो विकसित देश बनने के लिए जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हम एक बड़े सुपर पावर बने जा रहे हैं। सुपर पावर केवल मिसाइल और उनके बनाने से नहीं बनेंगे। हमें इस तरह विकसित देशों की तरह ऐसी सुविधा हम पैदा कर पाएंगे जब हम सुपर पावर कहलाएंगे, अदरवाइज हम सुपर पावर नहीं कहलाएंगे। एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी जुमले की आप बात कर रहे थे, ये आप सोचिए कि इससे बड़ी बेईमानी बात और क्या हो सकती है कि ये भी जो बात कही कि अगर अशोक गहलोत साहब कह रहे थे कि अगर अगली बार फिर मोदी साहब आ गए तो फिर तो आगे चुनाव की जरूरत पड़ेगी नहीं। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा संभव ही नहीं है। ये एकदम बेफिजूल और बेईमानी बात है कि इस देश में कभी इस पे भी अगर बहस होने लगे, राजनीतिक दल इसको भी लपक रहे हैं कि देखिए अमित शाह ऐसा कह रहे थे कि अगले आने वाले 50 साल तक चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल और केवल बेफिजूल बातें हैं, इन पर बहस करने का कोई तुक नहीं। असल मुद्दों पर छूना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, जब इस देश के लोगों को असल फायदा पहुंचेगा और वो समझ सकेंगे कि अब ये जो राजनीतिक दल और नेता हैं ये वाकई में इस देश के बारे में सोच रहे हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, हमें तो लगता है कि इस देश में कुछ ना कुछ तो है, हर सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। ये तो आप लोग आपस में कहते हैं कि इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, क्योंकि अरबों रुपए का बजट जनता की गाड़ी कमाई का, केवल टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स जो देते हैं। टैक्स पेयर का मतलब हम लोग 5 बैठे हैं, नीचे ऑटो वाला चल रहा होगा, वो फ्यूल पे टैक्स देता है। हम खाना खाने कहीं जाते हैं तो उस पे टैक्स देते हैं। आज मार्केट में कोई चीज लेते हो उसमें जो कई तरह के सेस जो लगे हैं उसमें टैक्स है। तो टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो ही केवल टैक्स बट रहा है। टैक्स आप बाइक भी लेकर के आते हैं, 4 व्हीलर भी लेते हैं तो उसका भी आप टैक्स देते हैं। वो विकास के फंड में पैसा इकट्ठा होता है, वो एक टैक्स है, सभी है टैक्स पेयर्स में। तो यहां एक बड़ा सवाल ये निकलता है कि ये बातें क्यों निकल करके आती हैं कि बिल्कुल जो कुछ किया हमने किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। एक बड़ा बहस का विषय है ये। आज चौराहे पे लोग चर्चा करते हैं कि ये नई बात आ रही है कि जो कुछ हुआ है सिर्फ 4.5 साल में हुआ है या 5 साल में, उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। बीजेपी की ओर से एक नई बात पे एक नई बहस को जन्म दिया गया है। आपने ये बात सही कही है। अभी के एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कांग्रेस
के उस समय प्रधानमंत्री थे कि मैं 100 रुपए जनता के विकास, प्रधानमंत्री तो देश के थे, वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ कि राजीव गांधी जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपए जनता के विकास कार्य के लिए भेजता हूं तो 15 रुपए उन तक पहुंच पाता है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब जनता के पास और विकास के लिए जब 15 रुपए पहुंचे तो क्या जो विकास कार्य होने चाहिए थे या जितने विकास कार्य हो सकते थे क्या वो विकास कार्य हो पाया? ऐसा हो भी नहीं पाया था। अभी अगर अपन कुछ मुद्दों को उठा के, अभी रिसेंटली 2-4 मुद्दे मेरे ध्यान में हैं, जैसे कल डीआरडीओ के उन्होंने पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि हमने 2012 में बोला था कि हम ये परीक्षण कर सकते हैं लेकिन तत्काल सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी थी। अगर तत्काल सरकार उन्हें परमिशन देती और उस समय वो प्रयोग कर लिया जाता जो सैटेलाइट को क्रैश करने के लिए जो मिसाइल तैयार हो रही थी तो शायद देश को और आगे बढ़ने में या दुश्मन देश को हमसे घबराने में, हमारी ताकत के सामने झुकने के लिए और रहता। इसी तरह राफेल के मुद्दे पे भी बात आई कि उस समय जब पहले की सरकारों ने, अगर ये जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जब ये कार्रवाई शुरू हो गई थी राफेल के मामले में, लेकिन 10 साल तक इस मामले को अटकाए रखा। इससे आपको सोच सकते हो कि पहले जो काम हो सकते थे वो नहीं हो पाए। अगर बालिकाओं को शौचालय के लिए स्कूल छोड़ने पड़े थे तो इसकी वजह से नहीं हो पाए, या बालिकाओं को स्कूल के दूर दराज एरिया में स्कूलें नहीं होती थी, इलाज के लिए अस्पताल नहीं होते थे। तो इतना तो तय है कि जितना काम 70 साल में हो सकता था और जो जरूरी था वो नहीं हुआ, और इसी की परिणति ये रही कि आज हम लोग दुनिया के अन्य देशों से 70 साल में पिछड़े रहने की स्थिति हमारी बनी रही। बात अगर जुमलों के ऊपर करें तो हिंदुस्तान का 70 साल में हिंदुस्तान का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है और हिंदुस्तान के व्यक्ति शिक्षित हो चुके हैं और जनता हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। जी, अभी 72 साल कंप्लीट किए हमने आजादी के। इसमें कंप्लीट टाइम अगर देखें तो केवल कांग्रेस सरकार नहीं रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, उनका भी कार्यकाल रहा, मोरारजी देसाई और चरण सिंह जी का भी कार्यकाल रहा, गुजराल रहे, देवगौड़ा रहे, चंद्रशेखर रहे, और भी कई प्रधानमंत्री इस देश के रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे जिनका भी अपना एक 6 साल का योगदान रहा। केवल बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को क्यों मान के चलती है? पहले वालों ने किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, पहले निश्चित रूप से किया है, लेकिन जितना हो सकता था क्या उतना किया है? यह पिछले 5 साल बनाम अगर कांग्रेस के पूरे 50 साल 48 साल अगर गिन लेते हैं और उनकी तुलना करते हैं तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और आप भी दोनों जगह का डिफरेंस को अच्छी तरह से देख सकते हैं या समझ सकते हैं। अगर सरकारों की बात करें तो अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जो हमारा विषय था कि 100 दिन पूरे हुए हैं, तो अगर जुमलों की बात करें तो राजस्थान की जनता आज पूछना चाहती है कि साहब किसानों के पूर्ण कर्जे का जो माफी का मामला था वो जुमला था या सरकार ने क्या किया? पहले पूर्ण कर्ज माफी के नाम पे आते हैं और फिर 2 लाख पे आ जाते हैं, 2 लाख से वो डिफाल्टर पे पहुंच जाते हैं। अगर अपन युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी भत्ते के ऊपर जो बात की गई थी कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को इतना मिलेगा, उसका अभी तक कोई स्थिति क्लियर नहीं है। राजस्थान में अगर जो मरीज हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको इलाज के लिए जो भामाशाह कार्ड था वो भामाशाह कार्ड भी बंद कर दिया गया और आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की उसको भी लागू नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि भामाशाह कार्ड से एक मरीज हॉस्पिटल में भर्ती तो हो रहा है लेकिन इलाज के बाद में एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए ये कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए, इनकी सरकार है। आयुष्मान भारत योजना में केवल केंद्र सरकार का अकेले का पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसकी नोडल एजेंसी बना दी गई है, उसमें आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होगा और गवर्नमेंट अपने तरीके से, क्योंकि पूरा पैसा अगर केंद्र सरकार का होता तो केवल बस इनको लागू करना होता, पैसे हर राज्य अपनी तरीके से उनको खर्च भी करना पड़ेगा। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। ये बात इस इलेक्शन में पॉलिटिकल रूप से काफी महत्वपूर्ण है जिसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए, और जिसमें यह कहा जाता है कि जो कुछ हुआ है, देश खड़ा हुआ है, देश में कुछ हुआ है वो सिर्फ 5 साल में हुआ है। ये जनता को आपको बताना होगा, क्योंकि बीजेपी काफी इस बात को कह रही है कि अब से पहले कुछ नहीं हुआ। योगेंद्र जी, मैं तो एक चीज जानता हूं, आपका बेटा अगर 10th में पढ़ता तो आप उसको रिजल्ट सिर्फ 10th का पूछेंगे, ठीक है ना? आप उसे 9th का 12वीं का वो चीजें पूछेंगे तो अर्ध की बातों में कोई मतलब नहीं रहेगा। देश की जनता आज से 2014 में आप जिन मुद्दों पे आए थे उन मुद्दों पे देश की जनता जवाब चाहती है, जिसके आधार पे आपको चुना, जो आपने कहा था उस पर चुना और आज उन पे आपको जवाब देना है। आज मेरा जो साथी कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि 23 योजनाओं की जो पूर्ववर्ती सरकारों की रही, उस 23 योजनाओं के आपने नाम बदले। आप गेम चेंजर नहीं है, नेम चेंजर हैं। आप देश की जनता के सामने क्या क्या कहते हैं, हम गेम चेंजर करेंगे। मेरे बीजेपी के साथी ने कहा हमने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई। मैं ये कहता हूं कि चैनल्स के ऊपर आपकी चैनल्स पे सदैव सार्थक बहस हुई है, और मैं ये कह रहा हूं कि एक नैरेटिव राजनीति के लिए ऐसा नहीं हो कि देश की जनता निराशा के भाव में जाए।
आप कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी भी अन्य दल के जो तमाम जो चितड़े हैं वो देश की जनता के सामने रखने का आज के समय में परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि आपकी और महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। मैं अभी आपके ऑफिस में बैठा था, मैंने देखा प्रियंका गांधी के गले के अंदर क्रॉस का साइन है, जो ईसाई का जो चिन्ह था वो उन्होंने वो दिखाया कि क्या थी और क्या फोटोशॉप करके उसको लेके आए। आज देश का मीडिया देश की जनता के सामने सही तथ्य रख रहा है। अगर 5,72,000 गांवों में पूर्ववर्ती सरकारों ने बिजली पहुंचाई है, जहां पे किस प्रकार से बिजली का प्रोडक्शन करना है और बिजली के प्रोडक्शन के बाद में किस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है। मैं कह रहा हूं एक गांव तक अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आप लेके जाते हैं, 10 घरों में बिजली पहुंचा देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट की डाणी पहुंचाना इतना बड़ा चीज नहीं है। आज बताना पड़ेगा कि देश की आजादी के वक्त जो किस स्थिति पे थी और आज हम किस पे अचीव किया। मैं कह रहा हूं कि अगर 18,000 का 5 साल से डिवाइड कीजिए और प्रतिवर्ष कितने गांव थे, उसके बाद में भी अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो आंकड़ा है वो पूर्ववर्ती सरकार से बहुत कम है। जहां पे हमने ऊर्जा का जो प्रोडक्शन की जो बातें की थी, आज किसी भी सरकार का सबसे ज्यादा अगर कोई गवर्नेंस नजर आता है तो वो आता है कि आप लोगों के लिए कितने सार्वजनिक उपक्रम बनाते हैं। सार्वजनिक अगर उपक्रम नहीं बना रहे हैं और आप निजी हाथों की तरफ जा रहे हैं तो ये मुल्क है वो निजी हाथों के देश में गुलाम रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर राज किया है। तो आप सार्वजनिक उपक्रमों पे लीजिए ना, आप कितने जो कितने जो थर्मल प्लांट थे, कितने और जो प्रोजेक्ट थे, उनको आपने किस प्रकार से अडानी के हाथों में, निजी हाथों में बेचने का एक प्रयास किया। अगर आपकी गवर्नेंस है तो सफल करने चाहिए, रन करने चाहिए। आज अगर स्टेट इलेक्ट्रिक सरप्लस होता है तो वो किसकी देन थी, तमाम सब चीजें होनी चाहिए। आरटी की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन कानून दिया, इतने किलोमीटर के दायरे में बच्चे को इतनी प्राथमिक मिलेगी, इतने में मिडिल मिलेगी, इतने में ये मिलेगी। आज आपके अखबार तो तमाम बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो नॉमिनेट आए उससे क्या है 2 गुना आरटी के अंदर ज्यादा आए। सरकार की अगर मंशा है कि गरीब का बच्चा निजी स्कूलों में जाए जो वहां पे लालायित आंखों से देखता है, आपने अगर उसको अधिकार दिया कि वो एक समकक्ष जीवन जिए, तो क्यों नहीं जो 2.5 लाख की कहती है आपने उसको घटा के 1 लाख कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहे। आप आखिर देश के कानूनों को स्टिल करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज ही क्या बात करेंगे, अकबर महान या फलाना महान, ये बातें करेंगे, ये कभी बात नहीं करेंगे। गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित हम किसी भी हालत में नहीं रहने देंगे। आज ये बात करना चाहते हैं तो मैं बात भी करना चाहता हूं कि ओडीएफ के कितने जिले घोषित किए और अगर उनकी हकीकत में जाए तो कितने थे। आप अपने ऑफिस के पास में अमरूदों का बाग है जहां पे शौचालय बनाए पूरे लगे हुए, वहां पे ताले लगे हुए थे, क्या स्थिति रही, क्या नहीं रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का अगर इतना प्रेम है तो आंकड़े जारी कीजिए। एनएसएसओ के आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए? एनएससी के जो आयोग के जो कमिश्नर थे जो बीजेपी की सरकार में अपॉइंट हुए, वो और उनके सदस्यों ने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि जो सरकार की देश की जनता के लिए सरकार की नीतियां बननी चाहिए वो आंकड़े सामने नहीं आ रहे। समाचार पत्रों के माध्यम से आया 45 साल के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर आज हिंदुस्तान के अंदर है। जिन हाथों को सरकार काम नहीं दे पाती और बेबस और लाचार कर देती है, 4,500 करोड़ आप रोजगार खत्म कर देते हैं। आखिर उनका जवाब कौन देगा? इस देश की जनता जानना चाहती है। आपने रोजगार सर्जन को लेकर आया, हाथों को काम देंगे। सूबे की मुख्यमंत्री उन्होंने कहा ये लफंगे हैं, ये कौन मिलना चाह रहे हैं। आज हमने उनको बेरोजगारी बता दिया। भारतीय जनता पार्टी क्यों विचलित हो रही है? विचलित होना चाहिए था तब उन्हें कि हमने 2 लाख लोगों को दिया था, हमने कितने का दिया, कहना है कि अभी बेरोजगारी भत्ता शुरू नहीं किया। शुरू देखिए, शुरू जो चीजें हैं वो भी तथ्य सामने रखने चाहिए। कब से हमने लागू करने के लिए उसकी बातें कही और कब से नहीं कही। आपने गौशाला के नाम पे, गाय के नाम पे राजनीति की। गोपालक को आज हमने 2 रुपए प्रति लीटर, जो किसान है उसको सशक्त करने के लिए दूध के ऊपर सब्सिडी देने का प्रयास किया। वो सशक्त बोनस दे रहे हैं हम उसको, ताकि उसका एक सशक्त हो, वो अपने पशु के साथ में अपना जीवन और निकाल सके। ऐसा नहीं कि वो उस पर बोझ बन जाए। वो हमने काम किया है और वो काम करके देश की जनता के सामने हो और जनता विश्वास कर रही है। ये करें नारा आज इनके सामने होना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था। इस मुल्क की आबादी के अंदर जब 71 के अंदर गरीबी रेखा के लोग नीचे कितने थे, आज कितने और कितनी गरीबी का हमने मिटाई, ये तथ्य अगर मीडिया नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आज देश के सामने एक ट्रोल फैक्ट्री पैदा हो गई, वो गलत तथ्य पेश करना चाहती है और देश की युवा जो पीढ़ी जो जिसका राष्ट्र निर्माण में जिसका ऊर्जा का योगदान होना चाहिए, उसको हम गलत तथ्य परोस के और किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप जैसे लोगों की जो मैं एक बात कहूंगा चौधरी साहब, मैं तो आगाह कर रहा हूं राजनीतिक दल सभी को ही, क्योंकि आपने जो एक बात कही है कि ट्रोल फैक्ट्री, देखिए चीजें जो सामने जाती हैं उस पर काफी जनता भरोसा करती है और ये सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिसपे अब उसकी अच्छाई और बुराइयां, मेरिट डीमेरिट हर चीज के होते हैं, इसके सोशल मीडिया के भी हैं। देखिए मैं तो अभी एक पत्र का जिक्र किया, आज उसको क्रिश्चियन के तौर पे पेश किया जाता प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को शब्दों के तौर पे पेश कीजिए ना, उसके जो स्टेटमेंट्स है उसके तौर पे पेश कीजिए ना। आप किसने किया उसी का तो लाके नतीजा सामने रखा ना। कौन पेश करना चाहता है? देश की जनता जानती है कि कौन पेश करना चाहता है। नेहरू अगर अपनी बहन के साथ गले में मिलता है तो उसको विलासी पुरुष के तौर पर पेश किया जाता है। कौन करता है? अमित मालवीय की ट्वीट से होता है, जो सोशल मीडिया के
भारतीय जनता पार्टी के आईटी के हेड है, वो अपने ट्वीट हैंडल से अगर उसको ट्वीट करते हैं, इसका मतलब आप क्या पेश करना चाहते हैं? नेहरू की नीतियों पे जिक्र कीजिए, नेहरू के बारे में जिक्र कीजिए। और मैं तमाम हम बातें में एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम बात करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक बात का जिक्र आता है, जब भाखड़ा डैम को राष्ट्र को समर्पित करना था, नेहरू गया और नेहरू जब उसके सर्वे पे गए भाखड़ा डैम पे, तो एक मजदूर थी, उन्होंने कहा क्या करे, मैं पत्थर डाल रही हूं। कहा उन्होंने तू पत्थर नहीं डाल रही, आप राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान दे रहे। इस विधानसभा पे जाइए, मजदूरों के हाथ लगे हुए, ये राष्ट्र के निर्माता है। जो श्रम का जो योगदान कर रहा है हम उसको नकार नहीं सकते। राष्ट्र के जो श्रम का जो योगदान है उसके बिना भी ये राष्ट्र पूरा हो नहीं सकता। इसलिए सिर्फ टैक्स पेयर के नाम पे हम चिल्लाते रहेंगे। इस मुल्क का जो श्रम है वो भी नकारा नहीं जा सकता। मेरा ऐसा टैक्स पेयर तो वो श्रमिक जिसके हाथ जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी है। अगर आज कहीं से वो दूध की थैली लेता है तो उसमें जो सेस देता है वो भी पैसे देता है, राष्ट्र निर्माण में वो भी है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि जो लग्जरी कार से जो आया, आज अगर वो चाय की पत्ती भी कहीं खरीद करके लेके आता है तो उस पर अगर कहीं को सेस दे रहा है तो वो भी टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं कि जो इनकम टैक्स दे रहा है लग्जरी गाड़ी और सूट बूट वाला हो, वही नहीं है। टैक्स पेयर हर व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो मार्केट से अगर कहीं से कोई चीज भी खरीदता है। आज अगर वो बस में बैठ करके भी जाता है तो बस में भी वो फ्यूल पे जो टैक्स लग रहा है वो केवल एक बस में पेट्रोल डीजल जो भरा जा रहा है वो केवल डीजल नहीं है, डीजल के साथ में कितने टैक्स देने पड़ते हैं वो उसकी जेब से भी लग रहा है। तो केवल हम टैक्स पेयर के एक जो डेफिनेशन देते हैं कि सिर्फ टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स ही नहीं है। हर हिंदुस्तानी की भूमिका है टैक्स में। मैं वो कहता हूं उसकी तकलीफ हर व्यक्ति को होनी भी चाहिए। योगेंद्र जी, 1 घंटे की डिबेट होती है, सार्थकता की तरफ जाए और सब चीजों पर। इस पर यह है कि जैसे इन्होंने कहा जुमला 15 लाख का इन्होंने वादा किया और इन्होंने बताया कि इतना स्विस बैंकों के अंदर वहां पे जो बाहर है वो काला धन है, वो आएगा और लाएंगे हम। किसने रोका? ये पूछना चाहिए सरकार से, किसने रोका था आपको लाने के लिए? आज काला धन 50% बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है वो पूछना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात करें, 5 साल ये कहां से आया? मैंने तो इसके अंदर मीडिया में देखा, उसके पूरे बता सकते हैं कि कितना उसमें था और कितना अभी हुआ। 50% जो ब्लैक मनी है वो बढ़ी है टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर, जो 7 टैक्स हेवन कंट्रीज है उनके अंदर बढ़ी है। दूसरा, आपने क्यों नहीं लोकपाल नियुक्त कर पाए? 5 साल तक आप थे, भ्रष्टाचार का कदम बढ़ते, क्यों आरटीआई जो कानून है वो कमजोर हुआ? आरटीआई को किसने दिया इस देश को? अगर भ्रष्टाचार से लड़ने की मंशा थी तो लोकपाल का कानून कौन लेके आया था? इसलिए हमें इन बातों को जिक्र करके 132 करोड़ का विश्वास का केंद्र है जन टीवी। और मैं एक एक मुद्दे पे आप पूरी पोल खोलिए, उतारिए कांग्रेस की और बीजेपी की। और जुमला जब उन्होंने दिया, हम तो कह रहे हैं एक्ट के तौर पे लेके आएंगे, और एक्ट के तौर पे इसलिए लेके आ रहे हैं 72,000 का पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं। हमने 73 जो लोग हैं जो इस देश के टॉप अर्थशास्त्री उनके साथ में संवाद किया, उन्होंने बताया और उस आधार पे लेके आप लोग इतना तो करिए, जब भी जो भी पार्टियां बैठी हुई है जुमला फ्री इस कंट्री को करिए। जुमला फ्री तो देखिए जनता तो जवाब मांगेगी। आज हमने नहीं कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है कि सत्ता से पहले आने के लिए हमने जनता के बीच में जो कहा था 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, खाते भी खुलवाए और देश की जनता ने खाते भी खोले। उन खातों पे कितना आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे लूटा वो भी मैं तथ्य सामने रख सकता हूं, जो लोकसभा के अंदर प्रश्न का जवाब में वित्त मंत्रालय ने दिया। लेकिन जुमले किसने गढ़े बताना पड़ेगा कि कौन चोर, कौन साहूकार, कौन कितना भागीदार और कौन कितना साझेदार। ये तथ्य नहीं रखेंगे तो देश का नैरेटिव है वो इस लोकतंत्र पे हमला करेगा, क्योंकि जब निराशा का माहौल पैदा होगा तो वो हमला करेगा। राजनीति इस देश की आम आवाम की आवाज है, इसलिए आवाज को कौन सशक्त करता है ये तथ्य हमें सामने ले जाने पड़ेंगे। चलिए विक्रम जी इस बात का जवाब देंगे। विक्रम जी, ये बात तो सही है कि देखिए पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी जानना चाहती है। आज अगर कहीं को मैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, मेरी एक आदत भी है, कुछ यूथ अगर कहीं होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछता हूं मैं कि ये मुद्दा इस समय चल रहा है, इस पे क्या मानना है। उनके डिफरेंट राय भी आती है, कोई किस तरह से, कोई किस अंदाज में, किसी ने जैसे सुनी रात को वैसे की वैसे बोल देते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो चीजें, जो शब्द निकल करके आते हैं मीडिया के माध्यम से, आप लोग जो बोलते हैं उस पर चर्चा तो होती है, ये बात तो सही है, चर्चा बहुत अच्छे से होती है। मैं कहूंगा कि लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में जो एक मतदाता है उसकी सजगता कहूंगा मैं तो इसे। तो ये एक बहुत लंबा दौर नहीं है कि हम झूठ कोई भी बोले चाहे इसमें, या फिर धरातल से ऊपर उठ करके और हम एक बुनियाद तय करना चाहें, बहुत मुश्किल है। एक चुनाव हो सकता है, 2 चुनाव हो सकता है, लेकिन सच्चाई के हाथ पांव लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। नहीं, निश्चित रूप से, और जनता के सामने सच्चाई आनी भी चाहिए। और मैंने पूर्व में भी कहा है कि देश का युवा हो, देश का लोकतंत्र 70 साल में इतना मैच्योर हो गया कि वो सभी स्थितियों को या अवस्थाओं को समझने के लिए परिपूर्ण और परिपक्व है। अभी मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि अमित जी शाह ने कहा है कि 50 साल तक देश में बीजेपी की सरकार रहेगी या वो रहेगी। उनके कहने का मतलब सिर्फ वो था, बातों को किस तरह से तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है।
माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो विकास कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए थे, जो राष्ट्रवाद की भावना के साथ, और जो युवा आज अपना भविष्य देख रहा है, उस भविष्य के दम पे, उन युवाओं के दम पे, उन विकास कार्यों के दम पे भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक हिंदुस्तान की राजनीति पे काबिज रहने वाली है। 15 लाख रुपए की बात कांग्रेस पार्टी हर समय उठाती है। 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी ने एक बार सिर्फ एक सिंबॉलिक के तौर पे कहा था कि इतना काला धन देश के अंदर या जगह जगह है, जिनको अगर लाया जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करते हैं तो ये भी बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि पूर्ण कर्जा राजस्थान में माफी कर दिया जाएगा। आप खुद एक किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार के देहात के व्यक्ति रहने वाले हैं, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि कितना कांग्रेस पूर्ण कर्जा माफ कर रही है, किन किन बैंकों का कर रही है। ना तो आज तक वो स्थिति क्लियर की गई और ना किसान स्वयं ये बात जानता है कि मेरा कर्जा माफ होगा या नहीं होगा। इसी तरह इन्होंने युवाओं की स्थिति क्लियर नहीं की आज तक कि कौन सी कैटेगरी के युवाओं को भत्ता दिया जाएगा, और उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया कि किसको कितना कितना दिया जाएगा। 72,000 रुपए वाली एक बात कही, तो आपने अभी कहा था कि क्या अभी तक विकास नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूं कि माननीय मनमोहन सिंह जी जब देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 35 रुपए पर दिन कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता है, लेकिन 5 साल बाद में यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जहां स्वयं राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष को यह मानना पड़ता है कि 450 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब है और उसकी मदद की आवश्यकता है। यह विकास है, और यही जो अंतर आप बात कर रहे हैं कि जो 50-60 सालों में जो अंतर रहा और मोदी जी की 5 साल की सरकार में जो अंतर रहा, वही मूल अंतर हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। आज डिजिटल के रूप में आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के सीधा खाते में पैसे जाते हैं। एक समय पूरा आंकड़ों की अगर ये बात कर रहे हैं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जो घोटालों में चले जाते थे, जो शिद्दत में चले जाते थे, और एक से कमीशन दूसरे से अलग चला जाता था। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, डिजिटलाइजेशन करके बहुत अच्छी बात है, कैशलेस भी कर रहे हो आप लोग। क्या ये दावा कर सकते हैं वर्तमान सरकार कि अब करप्शन बिल्कुल फ्री हो गया, कह सकते हैं आप ये बात? लेकिन बहुत हद तक बिचौलियों की भूमिका तो खत्म हुई है, और कहीं से बात बिचौलियों की भूमिका कहां खत्म हो गई बताइए आप। आज सब्सिडी के रूप में देखेंगे कि गैस सिलेंडर तब घर पे आता है तो जो गैस सिलेंडर मालिक अगर एक गैस ले रहा है एग्जाम्पल तौर पे, तो उसी के खाते के अंदर ही वो सब्सिडी का पैसा आ रहा है। ये नहीं था कि मैं सिलेंडर को भी ब्लैक कर रहा हूं और मेरी सब्सिडी कहीं और से उठा रहा हूं। तो इस तरह के जो मामले थे, ऐसे मामले आपको बहुत इसके अभी एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, और आप अच्छे से जानते भी होंगे। बहुत सारी ऐसी गैस एजेंसीज हैं, बहुत सारी, क्योंकि ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास में डीबीसी है, वो साल के 6 सिलेंडर उनके खत्म होते हैं। सर मैं आपको बता सकता हूं इस बात को लेकर के, और दावे के साथ कह रहा हूं, ये आंखों से देखा हुआ, वो 5 से 6 सिलेंडर आज भी वो ब्लैक हो रहे हैं सर। वो सब्सिडी के पैसे बेशक आ रहे हो, लेकिन जो आपके सप्लायर जो है वो खुद ही अपने हिसाब से बुक करते हैं और उस सिलेंडर को ब्लैक कर रहे हैं। ये यहाँ पे ग्राउंड में सुधांशु ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि योजनाएं हर सरकार बहुत अच्छी बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जनता की सरकार जनता को ही समर्पित करती है योजनाएं, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी को कोई स्वीकार नहीं करता है कि वास्तव में हमने जो किया ये इसकी सच्चाई क्या है। जनता तो वो जानना चाहती है। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि आप लोग ये दावा लगातार कर रहे हो, इस छीजत को आप लोगों ने रोका क्या? लेकिन बहुत हद तक आप देखेंगे कि जैसे बैंक के अंदर खाते खुले, खाते से आधार कार्ड को लिंक किया गया, उससे पैन कार्ड को लिंक किया गया। पिछले कई स्टेटों में ऐसे मामले आए कि विधवा पेंशन वहां पे भी पहुंची थी जिस नाम का कोई महिला उस परिवार में नहीं थी, कोई महिला विडो नहीं थी। तो इस तरह के जो ये रोका जाना चाहिए, बात सही है। तो उनसे भी रुका। पहले एक आदमी ने 5-5, 7-7 गैस कनेक्शन ले रखे थे, वो सिलेंडर कहीं से भी भरवाता था और सेल कर रहा था। आज कम से कम एक घर के अंदर 1 या 2 व्यक्तियों के जिनके नाम से है गैस सिलेंडर, वही प्राप्त है। जो पहले जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, आज डिजिटल के कारण घर पे बैठे बुक होता है और सिलेंडर घर पे पहुंच के मिलता है। विक्रम जी देखिए, आपकी सरकार रही थी, मैंने इस बात को हमारे स्टोरी की, हम लोगों ने इसको जाकर के खुद मौके पे जाकर के लोगों से बातचीत की, और हमने कहा भी था विधानसभा में आपकी पार्टी के एक विधायक को हमने फैक्ट दिए, उसके बाद भी उठाया भी। आपके हेम सिंह जी भड़ाना साहब मिनिस्टर थे फूड एंड सिविल सप्लाई, 5 साल पूरे आप लोगों ने निकलवा दिए, पेंशन तो रुकी ही, जांच होनी चाहिए थी, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि कई लोग नाम नहीं थे लेकिन उनकी भी पेंशन उठती रही। राशन कार्ड ऐसे ऐसे बन गए कि वहां इतने लोग नहीं है, लेकिन सर महीने 2 महीने 3 महीने साल भर कभी तो उसका फाइनल सॉर्ट आउट करना चाहिए था। आज भी उसी पोजीशन में आप कई गांवों को छोड़ करके चले गए जो जैसी पोजीशन में थे। 5 साल जांच के लिए कम होते हैं किसी के,
किसी नतीजे पे नहीं छोड़ के गए। मैं भीम, राजसमंद, उसके आसपास के कई गांव अभी बता सकता हूं जो वहां के लोग केवल इसी आस में कि चले हमारे साथ न्याय होगा। नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने जितनी पारदर्शिता अपना सकती थी, जितना सर जांच तो करानी चाहिए थी उन लोगों के जो गांव ही उस पेंशन से व्यवस्था से वंचित कर दिए गए। निश्चित रूप से जांच होगी और जो भी उनके लिए दोषी हैं उनकी कार्रवाई की प्रक्रिया होगी। लेकिन सुधार की एक प्रक्रिया। समय कम है। आरसी चौधरी जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में। मैं तो इतना कहूंगा योगेंद्र जी की, अगर ये बात कर रहे हैं, जब 1985 जब डिजिटल कंप्यूटर लाने की जब बात की थी राजीव गांधी जी ने, तब उन्होंने संसद की चारों तरफ चक्कर लगाया था कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब सिंचाई की बांगड़ा डैम का जब उद्घाटन कर रहे थे, तभी इन संघी लोगों ने कहा था कि इससे बिजली निकल जाएगी, किसान की सिंचाई का काम नहीं रहा। ये इनका आधार रहा है कि लोगों को कैसे गुमराह करते रहे। आज सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का कंस्ट्रक्टिव और दोनों ही, निश्चित रूप से कुछ लोग हैं वो उसके द्वारा उसको जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन एक का नियति यही रही है कि लोगों के बीच में कैसे गलत फहमी फैलाएं। ये इन्हें ये बातें चिंता करनी चाहिए कि आधार की जो आज बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कितना आधार का विरोध करे थे और आज कितनी संजीवनी हो रही है। उन्होंने कहा था मनरेगा जो है वो जीती जाती है असफलता की निशानी है यूपी की। आज 10% उसके अंदर लोगों को काम ज्यादा मांगने का वहां पे बढ़ा है, जो पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा है। आखिर वो लोगों के जीवन के आधार रेखा समय कम है। मैं दोनों से 30 सेकंड जानना चाहूंगा। मैं राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। समय बिल्कुल कम है, 30 सेकंड में मैं आपकी बात जानना चाहूंगा कि वास्तव में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे मुद्दे भी तुरंत गढ़े जाते हैं और निकल करके भी आते हैं, लेकिन वास्तव में जनता इन मुद्दों के आसपास कितनी होती है? क्या बस वो भी एंजॉय कर रही है? देखिए, सही देखा जाए ना तो जनता जो जितना भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के मुद्दे उछल रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही है, जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, जिस तरह की जुमलेबाजी हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, जनता उसको बड़े मजे से एंजॉय कर रही है, क्योंकि तुरंत ये चीजें टीवी चैनल्स पे आ जाती है, दूसरे दिन अखबारों में आ जाती है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाती है। एक पक्ष उसके बारे में कुछ लिखता है, दूसरा पक्ष कुछ लिखता है, और फिर आपस के अंदर लड़ा करके, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे किसी और दूसरे मीडिया के ऊपर हो, तो एक्चुअली में जनता बड़े मजे से इसको एंजॉय कर रही है। बस ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कि जनता अपना मतदान का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। यदि मतदान का पूरा उपयोग करें, यानी सब लोग मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, तो शायद परिणाम बेहतर हो सकते हैं। चलिए सुधांशु, आखिरी सवाल आपसे है। ये चुनाव है और चुनाव में भरोसा बहुत बड़ी बात है। मतदाता का भरोसा तो आप जीत पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुद्दों में भरोसा कितना कर पा रही है जनता? देखिए, मुद्दे जो गढ़े जा रहे हैं, जिस तरह के मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर मैं 2019 की बात करूं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि 2019 का चुनाव कुछ अलग ही चीजों के लिए, इस बात के लिए जरूर याद रखा जाएगा कि ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें मुद्दों से हटके कुछ अलग बातें की जा रही थी। इसमें देशभक्ति बहुत जबरदस्त तरीके से थी इस चुनाव के मुद्दों के अंदर। आप देखिए कि मुद्दे होने चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, जो किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हों, वो मुद्दे होने चाहिए। और जनता को भी समझना होगा। देखिए, जनता जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह सोशल मीडिया जब से हावी हुआ है, लोगों के जीवन के अंदर प्रवेश कर गया है, उससे भ्रमित नहीं होना होगा। वो एक वैसी दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है। असल जिंदगी में क्या चल रहा है, असल जिंदगी में उनके आस पड़ोस में क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये अवेयरनेस होनी होगी। क्या लोगों को शिक्षा मिल पा रही है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है, मुद्दा बड़ा गहरा, लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना होगा कि दो चीजें हम अक्सर कहा करते हैं कि एक तो भाषा की मर्यादा किस लेवल तक हमें लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सा बुजुर्गों का कहा हुआ एक कथन है कि आप उन अल्फाज का प्रयोग करिए कि अगर सामने वाला यही चीज अगर बोलता है तो आपको कैसा लगेगा। मुझे लगता है कि राजनीति पे भी ये बात लागू होती है। हम बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं, देश विकास कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं, तरक्की कर रहा है, विकसित राष्ट्रों में शामिल होने की और हम अग्रसर हैं, लेकिन राजनीति का स्तर जैसा होना चाहिए, उसकी उम्मीद और की जानी चाहिए, अपेक्षा जैसी होनी चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। ये परफॉर्मेंस जरूर राजनीतिक दलों को सुधारनी होगी। अब कितना जुमला होगा, क्या होगा, ये तो तय करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जुमलों की बौछार जरूर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।